हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं जावा इन ब्लूजे। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो और जो फंक्शन है, फंक्शन दो प्रकार का होता है। एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम लोग लेटर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, मतलब यूजर के द्वारा जो फंक्शन को बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं, फंक्शन किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू क्लास में क्लिक करके एक क्लास बना लेता हूँ और इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ मेथड। और साथ ही साथ ये भी आपसे कह देता हूँ कि मेथड, फंक्शन को मेथड भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ ओके में हम लोग क्लिक करते हैं, देन राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन एडिटर, यहाँ पे खोल ओपन कर लेता हूँ एडिटर को। देन यहाँ से जो कमेंट्स है ये सारा को मैं हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये सारा चीज को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है। अब अब सबसे पहले जैसे मेन फंक्शन होता है तो मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void void मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग स्ट्रिंग args ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, अब ये मेन फंक्शन के अंदर में मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक हेडर, जब भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो एक हेडर में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। हेडर में जैसे लिखा हुआ रहेगा एजुकेशन टू ऑल, ठीक है, वो मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो वो मैं बार बार कराना चाहता हूँ, मुझको उसका जरूरत समझ लीजिए कि बार बार पड़ेगा। तो ऐसा करूंगा मैं उसका कि एक फंक्शन ही मैं क्यों ना बना लूँ। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर में हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ कोड लिखते हैं, और जब हमको जरूरत होता है तब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। और जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं एट दैट टाइम वो फंक्शन के अंदर में जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जब दरकार होगा और जहां जहां दरकार होगा तो हमको सिर्फ फंक्शन का नाम से उसको कॉल करना पड़ेगा और उस फंक्शन के अंदर में जितना भी कोड लिखा हुआ रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए फंक्शन बहुत यूजफुल होता है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि मुझको एक हेडर चाहिए जिसमें मेरा एजुकेशन टू ऑल लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन बनाने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मैं पब्लिक लिख रहा हूँ एक्चुअली में है क्या, ये है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। बट अभी आप समझ लीजिए ये जो पब्लिक मैंने लिखा इसे एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर रहा हूं मैं। स्टैटिक लिखना या नहीं लिखना इसलिए होता है कि फंक्शन भी प्रकार का होता है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फंक्शन होता है। इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग, अगर होगा तो इस क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शन किसे कहते हैं। बट अभी मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ वो एक स्टैटिक फंक्शन है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा स्टैटिक। और उसके बाद में रिटर्न टाइप देना होता है, जैसे कि रिटर्न टाइप में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ void। और void क्या होता है, नो रिटर्न टाइप, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ HEDER हेडर, और देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये void है, ये आपका कोई भी रिटर्न नहीं करवाएगा कोई भी डाटा टाइप। ठीक है ना। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिख रहा हूँ सिस्टम, पहले थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसको, टैब दबाता हूँ और यहाँ पे SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट LN, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसके अंदर में मैं कुछ नहीं करूंगा, स्टार बना लेता हूँ इस प्रकार से। ओके, देन अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पेस्ट पेस्ट कर देता हूँ। कितना हुआ, 4, और एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन।
टू ऑल। ओके, अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं इस प्रोग्राम को, पहले कंपाइल करते हैं, है ना। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद में इसका आउटपुट जानने का भी हम लोग को मन किया। तो हम लोग यहाँ गए और फिर वॉइड मेन स्ट्रिंग args पे हम लोगों ने क्लिक किया और फिर ओके किया। ओके करने के बाद आउटपुट स्क्रीन खुलेगा। आउटपुट स्क्रीन अभी तक खुला नहीं है। एक बार फिर से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ ओके करता हूँ। यहाँ पे एक बार हम लोग देखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो दिक्कत कहाँ हो रहा है। तो कंपाइल हम लोगों ने किया और यहाँ पे हम लोग इसको राइट क्लिक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं, मगर आउटपुट स्क्रीन नहीं आ रहा। ओके, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे system system डॉट आउट डॉट print ln और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है। और देन यहाँ इसको हम लोग बंद कर देते हैं और फिर से इसको एक बार हम लोग कंपाइल करते हैं। देन अगेन यहाँ हम लोग जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग ऊपर क्लिक करते हैं, फिर ओके दबाते हैं। तो देखिए, एक्चुअली में हमारा मेन स्क्रीन में कुछ भी नहीं था, जिसके कारण कुछ दिखाने को नहीं था ना, तो कुछ इसके कारण क्या हो रहा था, आउटपुट स्क्रीन हमारा नहीं आ रहा था। बट जैसे वहां पे हम लोगों ने system.out.println लिखा और उसके अंदर में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लिखा, तो देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट स्क्रीन आ गया है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोग्रामिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन भी यहाँ पे एक तैयार किया था। हम लोगों ने एक फंक्शन तैयार किया था जिस फंक्शन का नाम हेडर था, मगर इस हेडर के अंदर में जो भी हम लोगों ने प्रिंट किया था वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तभी उसके अंदर में जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अब इसको मैं बुलाना चाहता हूं, तो बुलाने के लिए क्या करना होगा, मुझे फंक्शन का नाम लिखना होगा और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा, बस। अब मैंने फंक्शन को बुला लिया और अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने के बाद यहाँ हम लोग चलते हैं, ये आउटपुट स्क्रीन में जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं और उसके बाद अगेन यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और वॉइड मेन स्ट्रिंग args पे मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन ओके में हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं और फिर से हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आएंगे। तो ये देखिए मेन फंक्शन के अंदर में जो हम लोगों ने system.out.println के बदौलत प्रोग्रामिंग लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। और साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने क्या किया, इस बार हम लोगों ने जो फंक्शन हम लोग बनाए थे उस फंक्शन को हम लोग कॉल किए, तो उसके अंदर में जो कोड हम लोगों ने लिखा था वो भी एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। और अब हम लोग रिटर्न टाइप के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। ये तो आप समझ गए कि इस प्रकार से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। अब मान लीजिए कि एक फंक्शन आपको और बनाना है, एक फंक्शन आपको और बनाना है। इस फंक्शन में क्या होगा कि इस फंक्शन में मान के चलिए वो हम लोगों से साइड लेगा और एरिया कैलकुलेट करके देगा। क्या लेगा? साइड लेगा और एरिया कैलकुलेट करके देगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ जाते हैं पब्लिक, और उसके बाद ये भी एक स्टैटिक फंक्शन ही मैं बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फिर सॉरी वॉइड नहीं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवाना चाहते हैं वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग int वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ int और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ ARE एरिया और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, और इसके अंदर में अब इस यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर लेना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ int साइड, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग लेना चाहते हैं। यहाँ पे कहाँ से लेना चाहते हैं? जब ये फंक्शन कॉल होगा
तो उस समय क्या होगा कि फंक्शन के साथ साथ हम लोग कुछ वैल्यू भी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं और इस फंक्शन में फिर उस वैल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म हम लोग करेंगे। कैसे? मतलब यहाँ से मान लीजिए जो वैल्यू आएगा वो तो साइड नाम से आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा, पब्लिक स्टैटिक int और उसके बाद एरिया। ठीक है, इसके अंदर मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न लिख रहा हूँ, रिटर्न, और मैं रिटर्न क्या करा दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइड इनटू साइड ये रिटर्न करा रहा हूँ। मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो क्या करेगा, उसको दो मल्टीप्लाई, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके वापस भेज देगा उसको, मतलब रिजल्ट देगा। ठीक है ना? अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए देखिए अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये प्रोग्रामिंग के नीचे में यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ s नाम का, और इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, अब ये जो s का वैल्यू है ये मैं भेजना चाहता हूँ कहाँ पे, ये मैं भेजना चाहता हूँ आपका पब्लिक स्टैटिक int एरिया वाला जो फंक्शन अभी हम लोग बनाए थे ये वाला, इस फंक्शन में मैं सेंड करना चाहता हूँ वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को उस फंक्शन का नाम लिखना होगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि फंक्शन को जब कॉल करना होता तो फंक्शन का नाम फिर स्क्वायर फिर आपका कर्ली ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट ओपन क्लोज हम लोग करते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन तो कॉल होगा। अगर मैं कंपाइल करूं तो ये एरर दिखाएगा। देखिए मैं अगर कंपाइल करता हूं तो एरर दिखा रहा है, और जब मैं यहाँ लेके जाता हूं तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि रिक्वायर्ड int नो आर्गुमेंट बट एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन द लेंथ। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट, अच्छा हुआ कि मैंने ये एरर देखा। एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे s लिखता हूँ तो अब ये s के जगह में क्या जा रहा है, एक्चुअली में 10 जा रहा है, वैल्यू जा रहा है हमारा। तो अभी जो मैं भेज रहा हूँ ना, इसको प्रोग्रामिंग में हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर। ये जो है हमारा, मैं a से डिनोट कर रहा हूँ उसको, आप समझ जाइएगा, ये एक्चुअल पैरामीटर है। और जो ये फंक्शन रिसीव करेगा यहाँ पे, ये होता है फॉर्मल पैरामीटर, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग भेजे यहाँ, और ये हम लोगों को रिटर्न क्या कराएगा, ये हम लोग को रिटर्न कराएगा साइड इनटू साइड। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया। कौन सा फंक्शन को, हम लोगों ने ये फंक्शन को कॉल किया, पब्लिक स्टैटिक int एरिया वाला। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद वापस हम लोग यहाँ चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद में पहले तो मैं ये आउटपुट स्क्रीन को क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर ले रहा हूँ। और उसके बाद वापस यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वॉइड में स्ट्रिंग में क्लिक करके वापस हम लोग जाते हैं फिर से यहाँ। अब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो प्रीवियस जैसा आउटपुट स्क्रीन था वैसे ही आ रहा है, कुछ नया तो इसमें आया ही नहीं है। ठीक है ना, बट यहाँ पे तो हम लोग फंक्शन कॉल किए ना, और एक फंक्शन हम लोग बनाए थे और उस फंक्शन को हम लोग कॉल भी किए थे। अब ये फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है वैल्यू, ये वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, मगर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं है। इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखे थे, ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिंट करवा के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं system system डॉट आउट डॉट print ln लिखूं, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे अगर मैं इसको पास कर दूं, यहाँ से इसको कट करते हैं और इसके अंदर में मैं पुट कर दूं, और देन इसको अगेन हम लोग कंपाइल करें, और कंपाइल करने के बाद में फिर से वापस हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन जो है यहाँ पे इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर हो गया, और उसके बाद वापस आते हैं हम लोग, फिर यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वॉइड में स्ट्रिंग args पे क्लिक करते हैं, और देन अगेन हम लोग जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला 100, और ये 100 क्या है, 10 वैल्यू जो हमारा जा रहा था वो 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साइड इनटू साइड था प्रोग्राम में, और वो रिटर्न कर रहा था 100 हम लोगों को, तो ये दिखा रहा। तो एक बात और ध्यान में क्या रखने वाला है कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न वैल्यू करते हैं, ये वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है ना, और यहाँ पे किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इधर हम लोग int लिखे थे, ये int टाइप का वैल्यू हम लोग को रिटर्न कर रहा है। तो आप समझ गए, एक आपका रिटर्न करने वाला फंक्शन होता है, एक आपका नॉन रिटर्न करने वाला फंक्शन होता है। ठीक है, अब रहा सवाल कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शन क्या होता है।
वो भी मैं आपको बता दूं। अगर मैं यहाँ से स्टैटिक को हटा दूं, मैं इसी फंक्शन को आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं यहाँ से स्टैटिक को हटा दूं और उसके बाद मैं इसको अगर कंपाइल करूं तो ये एक एरर जनरेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे थे तो यहाँ एरर क्या दिखा रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड एरिया INT कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। तो भाई इसको कॉल हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ये फंक्शन जिस क्लास में बना हुआ है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा हम लोगों को। तो अब ये फंक्शन किस क्लास में बना हुआ है? ये मेथड नाम का क्लास में बना हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे ऊपर में ही मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो क्लास का नाम लिखना होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेथड, इट इज द नेम ऑफ आवर क्लास। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ OBJ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCXYZ, एनी नेम एज यू वांट, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, फिर यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज होता है और फिर से यहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिखिएगा और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दीजिएगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो कि नॉन स्टैटिक फंक्शन है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो एरिया लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक डॉट दे देते हैं। मतलब कि अगर वो फंक्शन स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट डॉट दैट फंक्शन से उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कंपाइल करूंगा तो अब कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा है और हमारा ये फंक्शन हमें 100 रिटर्न करके देगा। ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा? 100 रिटर्न करके देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको अभी वॉइड फंक्शन और रिटर्न टाइप फंक्शन और स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर इसी में मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, जैसे कि आपके बुक में होगा, एक होता है आपका कॉल बाय वैल्यू एंड एक होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस, इसमें क्या फर्क है? तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू क्लास और यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा कॉलिंग ए मेथड। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं सिर्फ कॉलिंग नाम का एक क्लास बना रहा हूँ और उसके बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ओपन एडिटर में मैं जा रहा हूँ और ओपन एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे मैं ऊपर से ये सारा चीज को हटा देता हूँ। देन यहाँ पे ये सारा चीज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, पहले दोनों स्टैटिक फंक्शन ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। PUBLIC पब्लिक स्टैटिक void, पब्लिक स्टैटिक void, और यहाँ पे मैं यहाँ काम करते हैं पब्लिक स्टैटिक INT और देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज और ब्रैकेट और इसके अंदर में मैं INT A ले रहा हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, A इक्वल टू A+1 कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न TURN रिटर्न A कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एज ए पैरामीटर कुछ वैल्यू रिसीव करेंगे और उसके बाद उस वैल्यू में हम लोग चेंजेस करेंगे और फिर A को ही मैं यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void, पब्लिक स्टैटिक void मेन, ये हमारा मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे स्ट्रिंग
args स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, इस फंक्शन को चेंज के बदले मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन का नाम जो है वो मैं दे देता हूँ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू इसका नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल x इज इक्वल टू मैं 10 ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 10, और उसके बाद में मैं यहाँ पे system सिस्टम डॉट आउट डॉट print ln लिख रहा हूँ, और इसके अंदर में देखिए मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ द वैल्यू वैल्यू ऑफ a बिफोर passing into the function। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये जो वैल्यू है x का फंक्शन में पास करने से पहले एक बार यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब मैं इसको फंक्शन में पास करा रहा हूँ, जैसे कॉल बाय वैल्यू नाम का क्या है, एक फंक्शन है। अब इसमें मैं ये x नाम का जो वेरिएबल है जिसके माध्यम से 10 वैल्यू पास हो रहा है, इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है 10 पास हो रहा है। ठीक है, पास कर दिए, और पास कराने के बाद में फिर से इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println द वैल्यू आफ्टर पासिंग आफ्टर पासिंग इनटू द फंक्शन। उसके बाद वैल्यू पे कोई, अब दोनों में मतलब बताने का मतलब ये है कि फंक्शन में वैल्यू पास कराने से पहले x में कोई चेंजेस आया या उसके बाद कोई चेंजेस आया या नहीं आया, क्योंकि जब ये वैल्यू फंक्शन में जा रहा है तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ये 10 से क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, 10 से क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। मगर यहाँ हम लोग भेजने के बाद में क्या ओरिजिनल वैल्यू जो है, ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक काम मैं करता हूं कि यहाँ पे इसको भी हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, ये फंक्शन को भी कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे ये जो हमारा कॉल बाय वैल्यू x है, इसमें जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा तो उसको भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ x इनसाइड द फंक्शन के अंदर में जो वैल्यू x का चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कंपाइल करते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, void main string args, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको जाते हैं और आउटपुट में देखते हैं। ये तो हमारा प्रीवियस था, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। द वैल्यू ऑफ x लिखना था, मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप समझ जाइएगा। द वैल्यू ऑफ x बिफोर पासिंग इनटू द फंक्शन, कितना वैल्यू था 10 था, और फिर फंक्शन में जब गया तो क्या हुआ कि x का वैल्यू जो हम लोग भेजे थे वो क्या हो गया, वो आपका 11 हो गया, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या किए थे +1 कर दिए थे। और उसके बाद में फिर द वैल्यू ऑफ x यहाँ लिखना था आफ्टर पासिंग इनटू द फंक्शन, तो यहाँ पे भी 10 है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो फॉर्मल जो एक्चुअल पैरामीटर जो एक्चुअल वैल्यू था x का, वो फंक्शन में जाने के बाद में चेंज नहीं हुआ, जबकि फंक्शन में चेंजेस हुआ था। फंक्शन में हम लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे जिसके माध्यम से जो वैल्यू हम लोग पास किए थे उसमें 1 इंक्रीमेंट हुआ, बट जो ओरिजिनल वैल्यू था उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए अगर आपकी बुक में आप पढ़ते होंगे तो उसमें बताया होगा आप लोगों को कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है जब हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं, मतलब जैसे यहाँ कॉल बाय वैल्यू है और x हम लोग यहाँ पे दिए है ना, ये जाके कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ये फंक्शन जो हम लोग INT a के द्वारा रिसीव कर रहा है।
तो इसका ओरिजिनल वैल्यू ये नहीं लेके जाता है, ये क्या करता है, कॉपी करके ले जाता है। ये क्या करता है, कॉपी करके ले जाता है। 10 को वो कॉपी किया और जो कॉपी वाला जो वैल्यू रहता है उसमें वो चेंजेस करता है। इस कारणवश उसका जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसमें अफेक्टेड नहीं होता है। और एक बात, जावा में कॉल बाय वैल्यू में जब भी हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो जो आर्गुमेंट जाएगा वो पैरामीटिव डाटा टाइप होगा। मतलब पहले से जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स है, जैसे INT है, आपका डबल है, केयर है, ये सारा डाटा टाइप्स ही कॉल बाय वैल्यू में जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे x = 10 लिखा हुआ था, तो हम लोग दोनों बार इसको x को प्रिंट किए, एक बार फंक्शन में पास करने से पहले और एक बार फंक्शन में पास करने के बाद, मगर यहाँ पे x का वैल्यू पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, अब रहा सवाल कि भैया कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब नॉन पैरामीटिव डाटा टाइप जो होता है वो रिसीव करता है एज ए आर्गुमेंट, वो रिसीव करता है एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ और एक को देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड और इसका मैं नाम दे देता हूँ कॉल बाय ref रेफरेंस, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब एरे पास करवाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ INT और यहाँ पे ARR और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो अब ये जो ले रहा है ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरे लेगा, ये पूरा का पूरा एरे लेगा। और ये आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होता एरे, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में एक फोर लूप हम लोग चलाएंगे। फोर लूप यहाँ पे INT i = 0, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा, i जो रहेगा, i जो रहेगा वो एरे जो हम लोग को मिल रहा है डॉट लेंथ LENGTH लेंथ से कम होगा। और फिर i क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, प्लस होगा। उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और देन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ARR एरे ब्रैकेट i = ARR ब्रैकेट i +1। मतलब एरे के अंदर में आपको पता होगा कि एरे में क्या होता है, हर एक वैल्यू का अपना एक इंडेक्स, हर एक एलिमेंट के लिए अपना एक इंडेक्स वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट को हम लोग चेंज करा दे रहे हैं, सब में 1 इंक्रीमेंट करा दे रहे हैं। जैसे कि ये 0 वाला एलिमेंट जो रहेगा उसमें क्या होगा कि 0 एलिमेंट का जो वैल्यू होगा +1 हो जाएगा। फिर 1 वाला एलिमेंट जो रहेगा उसमें क्या होगा, उसका वैल्यू +1 हो जाएगा। हर एक एलिमेंट में 1 इंक्रीमेंट करवा दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ, system.out.print प्रिंट ln ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, और इसके अंदर में हम लोग वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ क्या लिखना होगा हम लोग को, ARR.i। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक एरे लेना होगा। यहाँ हम लोग नीचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ ताकि जब हम लोग आउटपुट देखें तो समझने में हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो इसको यहाँ पे उड़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं। और यहाँ मैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ, INT NUMBERS नंबर्स ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके अंदर में यहाँ पे इसका वैल्यू भी दे देता हूँ। मान लीजिए पहला वैल्यू 10 है, दूसरा 11 है और उसके बाद वाला 12 है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक एरे ले लिए और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। देखिए सेम उसी प्रकार से एक बार फंक्शन मतलब जो कॉल बाय रेफरेंस वाला फंक्शन है उसमें हम लोग
एज ए पैरामीटर एरे पास करने वाले हैं, तो पास करने से पहले मैं इसको एक बार प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे मैं लूप यूज करूंगा, मगर यहाँ लिख देता हूं मैं बिफोर पासिंग, देखिए द वैल्यू ऑफ एरे बिफोर पासिंग इनटू द फंक्शन, और उसके बाद में यहाँ से मैं ये लूप जो यहाँ मैंने बनाया था इसी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे यहाँ इंक्रीमेंट ये नहीं करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे सिर्फ हमको प्रिंट करवाना है NUMBERS नंबर्स में जो वैल्यू है, यहाँ पे भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा NUMBERS नंबर डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा कि एरे को फंक्शन में भेजने से पहले हम लोग उसका वैल्यू को प्रिंट करवाए। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे उस एरे को कॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे भी एक लाइन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एरे इनसाइड FUNCTION फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा से इसको डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे उस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, कौन सा फंक्शन को, ये जो कॉल बाय रेफरेंस वाला फंक्शन मैंने यहाँ बनाया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो हम लोग अभी एक एरे बनाए थे NUMBERS नंबर्स नाम का, इसको यहाँ कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक बार इसको हम लोग फिर से प्रिंट करवा देंगे, दिक्कत तो है यहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हैं, ओके यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर ही देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी कर रहा हूँ, देन यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे INT नहीं होगा ना, यहाँ पे सिर्फ एरे का नाम हम लोग पास कर देंगे तो हो जाना चाहिए। जी हाँ, एरे का नाम हम लोग पास किए, और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं द वैल्यू ऑफ एरे बिफोर नहीं, यहाँ क्या होगा आफ्टर, AFTER आफ्टर, मतलब कि फंक्शन में हम लोग एरे को पास किया और उसके बाद फिर हम लोग चेक करवा रहे हैं यहाँ पे क्या एरे का जो ओरिजिनल वैल्यू था उसमें कोई फर्क हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन के अंदर में क्या हो रहा था कि एरे का हर एक एलिमेंट में 1 इंक्रीमेंट हो रहा था। तो ये चेंजेस ओरिजिनल एरे का वैल्यू के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखने के लिए हम लोग 2 बार प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं एक बार कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। पहले तो मैं ये जो आउटपुट है इसको क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद वापस हम लोग आ जाते हैं यहाँ, और फिर ये वाला था ना, यहाँ जाते हम लोग वर्ड मेन में, फिर यहाँ में ओके करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं आउटपुट में। अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये तो हम लोग का पहले वाला था जो हम लोग कॉल बाय वैल्यू में फंक्शन को पास वैल्यू को पास कर रहे थे। अभी देखिए ये हमारा ओरिजिनल एरे है जो हम लोग बनाए थे 10, 11, 12। उसके बाद अभी ये जो प्रिंट हो रहा है 11, 12, 13, ये क्या हुआ कि फंक्शन में जो हम लोग भेजे और फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू एरे का प्रिंट होना था वो हो रहा था, जहाँ पे क्या हो रहा था कि एरे का हर एक एलिमेंट में 1 क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो जा रहा था, बढ़ा दे रहे थे हम लोग, है ना। ऐसा प्रोग्राम हम लोग वहां पे कर किए थे फंक्शन में, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मैंने किसको प्रिंट किया, जो हमारा ओरिजिनल एरे था जिसका नाम नंबर्स था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जा रहा है, मतलब कि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि जब हम लोग फंक्शन में जो पैरामीटर के हिसाब से जब हम लोग पास करेंगे ऑब्जेक्ट को, एरे को,
तो उसके अंदर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हमारा ओरिजिनल एरे के ऊपर में अफेक्टेड है और ओरिजिनल एरे का वैल्यू भी चेंज होगा। बात समझ में आओगा आप लोगों को? ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा हो और आप लोगों को फंक्शन समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।